ओके गैस, तो जिस चैप्टर की हम आज शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 6। सबसे पहली बात, तो सॉरी, इट्स चैप्टर नंबर 7। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड। देखो भाई, इकोनॉमी में एक कंट्री की एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? हर इंडिविजुअल के डिमांड का टोटल, उसी को हम क्या बोलेंगे बताइए? एग्रीगेट डिमांड। पर लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने 4 किलो टमाटर डिमांड किया, पर्सन बी ने 10 ब्रेड डिमांड किया, पर्सन सी ने 3 लीटर मिल्क डिमांड किया। टोटल डिमांड कितना हुआ? टोटल डिमांड कितना हुआ? ऐड कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। बट अगर ये मैं बोलूं कि पर्सन ए ने जो टोमेटो खरीदा था उसने उससे 100 रुपये खर्चा किया, पर्सन बी ने जो ब्रेड लिया था उसका 200 रुपये खर्चा हुआ, पर्सन सी ने जो दूध लिया था उसका 100 रुपये खर्चे हुए, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? तो क्वांटिटी ऐड करना मुश्किल है, बट सम टोटल ऑफ क्या ऐड करना इजी है? एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा किस फॉर्म में मेजर किया जाता है? इसका अमाउंट मनी के फॉर्म में। तो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? गुड्स एंड जो आप स्पेंड कर रहे हो, on sum total of expenditure on goods and services which is produced in the economy, राइट? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस की गई है इकोनॉमी में ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर। सर एक टाइम फ्रेम तो लेना ज़रूरी है ना? टाइम फ्रेम तो लेना ज़रूरी है। क्यों टाइम फ्रेम लेना ज़रूरी है? क्योंकि आपका खर्चा कितना हुआ है वो आपको दिन का चाहिए, महीने का चाहिए, साल का चाहिए। तो हमने लिखा हमारे डेफिनेशन में, हमें कितना जानना है, हमारा देश कितना एक्सपेंडिचर करता है ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो, आपके देश की डिमांड क्या होगी वो जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितना डिमांड ज़्यादा उतना देश का क्या ज़्यादा? जीडीपी। क्योंकि जितना डिमांड करोगे उतना प्रोड्यूस होगा, उतना प्रोड्यूस होगा उतना देश की क्या बढ़ेगी? जीडीपी। तो आपकी डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को समझना। पर आपका डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे इम्पैक्ट करता है, और हम सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, वो है इनकम। क्योंकि मैक्रो में इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स कि कंट्री का ओवरऑल डिमांड कैसा होगा। क्योंकि अगर कंट्री का एवरेज इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं जो तुमने 11th में पढ़ा होगा माइक्रो में। बट मैक्रो में हम सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और वो क्या है? इनकम। इसीलिए तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखा कि हम किससे कंपेयर करेंगे बताइए? करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? डिफरेंस लेवल ऑफ इनकम। और ये है एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, जो क्या कहता है कि इसका अमाउंट सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट बताइए? गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ड्यूरिंग एंड किससे कंपेयर करेंगे बताइए? डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्यों डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम? क्योंकि डिमांड बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, पर हम सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और वो कौन सी है बताइए? डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। समझ आया? तो शुरुआत हमने ये पढ़ा, सर डिमांड चैप्टर है तो डिमांड होता क्या है? डिमांड मतलब सभी लोग जो डिमांड करते हैं उसका टोटल। पर सर टोटल आप ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसलिए हम किस फॉर्म में लेते हैं बताइए? एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। एक टाइम फ्रेम लेना जरूरी है, तो हमने क्या लिया? ड्यूरिंग एंड। पर डिमांड किस फैक्टर से इंपैक्ट करता है हमें वो जानेंगे, तो हम खाली किस फैक्टर की बात करेंगे बताइए? कम ऑन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। क्या चीज क्लियर ना? हमारा सेकेंड हेडिंग है components of aggregate demand।
सेकेंड हेडिंग क्या है बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। हमारा एग्रीगेट डिमांड किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सॉरी माय बैड, गलत कहा। कंपोनेंट्स का मतलब हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड करने वाले होते हैं वो कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी में डिमांड करते हैं। उसको मैंने दो फॉर्म में डिवाइड किया। पहले चेक करो क्या आपकी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है या आपकी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है। सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या? क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां उनका कोई भी ट्रांजैक्शन बाहर वाले कंट्री के साथ नहीं होता। जैसे हमारी इकोनॉमी टिल 1991 तक थी, काफी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम बाहर वालों के साथ उतना ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे, जो भी हमारे देश में डिमांड आता था वो हमारे देश वालों के साथ ही आता था। एंड ओपन इकोनॉमी मतलब हमारा बाहर वालों के साथ भी ट्रांजैक्शंस होता है, बाहर वाले मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ। तो अगर क्लोज इकोनॉमी की बात करूं तो इसके अंदर भी दो हैं। द फर्स्ट इज टू सेक्टर एंड सेकेंड इज थ्री सेक्टर। टू सेक्टर मतलब इकोनॉमी में दो ऐसे लोग हैं जो डिमांड करते हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसर। क्या यहां तक क्लियर? पहला कौन है बताइए, हाउस होल्ड, और दूसरा कौन है बताइए, प्रोड्यूसर। अब हाउस होल्ड कौन सा एक्सपेंडिचर करता है? हाउस होल्ड हमेशा कौन सा एक्सपेंडिचर करेगा गाइस, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों करता है? ताकि उससे उसका क्या हो बताइए, बताइए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? एज अ कंज्यूमर आप क्यों कंज्यूमेशन करते हो? ताकि आपको मैक्सिमम क्या मिल सकेगा इस, कम ऑन। तो आपका एम है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या ये चीज क्लियर? दैट इज हाउस होल्ड। तो सबसे पहला इकोनॉमी में डिमांड करने वाले हम जैसे लोग होते हैं। हम खाने पीने की चीजें की डिमांड करते हैं, गाड़ियों की डिमांड करते हैं, हम जो भी चीज की डिमांड करें वो सब कुछ किसके अंदर आता है बताइए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसका एम क्या होता है बताइए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दूसरा कौन है बताइए, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है, प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है, एक से प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है वो कौन सा होता है? हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा है, कौन सा एक्सपेंडिचर होता है वो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद है कैपिटल गुड्स पे करता है जो, और उसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमी के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग, सबसे बड़ा है कंज्यूमर और उसके बाद है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन सा खर्चा करता है बताइए, कंजम्पशन, और प्रोड्यूसर कौन सा खर्चा करता है बताइए, इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब से तीन सेक्टर में कौन आ गया? तीन सेक्टर में हाउस होल्ड तो था ही, प्रोड्यूसर तो था ही, तीसरा कौन ऐड हो गया बताइए, गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट तो एज अ कंज्यूमर भी है और गवर्नमेंट तो एज अ प्रोड्यूसर भी है। गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर कैसे? सर डिफेंस पे जो भी खर्चा करता है वो कंज्यूमर, पर गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज है, हाँ या ना, भेल है, सेल है, ओएनजीसी है, आईआरसीटीसी है, सॉरी इंडियन रेलवे है, ये सारी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर भी है। गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर कौन सा एक्सपेंडिचर करता है बताइए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर कौन सा एक्सपेंडिचर करता है बताइए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट दोनों खर्चा करता है, कंजम्पशन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो दोनों का एम क्या है? दोनों का एम है सोशल वेलफेयर। मतलब तीसरा वर्ग या तीसरा पार्ट जो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाता है वो कौन है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट दोनों खर्चा करता है, कंजम्पशन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है, पर गवर्नमेंट का एम क्या है इसका, ऑन सोशल वेलफेयर। समझ आया? तो इकोनॉमी में तीन सेक्टर में कौन तीन आया बताइए, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, और तीसरा कौन है बताइए, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट दोनों खर्चा करता है, कंजम्पशन भी करता है और इन्वेस्टमेंट, पर गवर्नमेंट का एम क्या है बताइए, सोशल वेलफेयर।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोज्ड इकोनॉमी को कैसे लिखा जाए, तो बस सिंपल है कि आपको याद क्या करना है कि अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी देयर आर टू पार्ट्स, वन इज टू सेक्टर इकोनॉमी एंड वन इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी. Under two sector economy, one is household and second is producer. Household does consumption expenditure for the purpose of maximum satisfaction, while producer does investment expenditure with the aim of profit maximization. Under three sector, government will also be part of it, and government does put the expenditure, that is consumption, as well as investment, but the purpose is social welfare. Is that clear? Okay. अब ध्यान से सुनना कि गवर्नमेंट जो भी ये दोनों खर्चा करता है ना, ये जो दोनों खर्चा गवर्नमेंट करता है, इसका एक ही पर्पस होता है, और वो पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर. क्या है एक ही पर्पस? सोशल वेलफेयर. क्या चीज क्लियर? सॉरी, तो मैंने लिख दिया. गवर्नमेंट जो भी ये दोनों खर्चा कहते हैं ना, उसको करेक्ट नाम देते हैं. उसका नाम है कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव कंजम्पशन. जब दोनों खर्चा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर दोनों एक्सपेंडिचर आ गया, कंजम्पशन भी आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया भाई? कम ऑन, इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए अब बात करते हैं कि सर ओपन इकोनॉमी में कौन आता है. तो ओपन इकोनॉमी में ऑब्वियसली कंजम्पशन तो है ही, इन्वेस्टमेंट तो है ही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो है ही. नेक्स्ट कौन ऐड हो जाएंगे बताइए? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, क्योंकि ओपन इकोनॉमी में दो नए लोग कौन हो जाएंगे? बाहर वाले. या तो बाहर वालों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, या बाहर वालों से हम क्या करेंगे? इंपोर्ट. तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर वाले मतलब द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड व्हाट? गुड्स. किससे? फ्रॉम आवर कंट्री. तो इससे क्या बढ़ेगा बताइए? हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? इससे बढ़ेगा ना, क्योंकि बाहर वाले हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं. एंड इंपोर्ट्स मतलब क्या होता है? आवर कंट्री डिमांड गुड्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ऑब्वियसली नेट में इससे ईडी क्या हो जाएगी? उतनी कम. फॉर एग्जाम्पल, मैंने चाइना को 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और मैंने चाइना से 3,000 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो नेट चाइना ने कितना मुझसे डिमांड किया? 2,000 करोड़. इज दैट क्लियर? क्या ये चीज समझ आई? सो अल्टीमेटली कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट. राइट? तो ये है क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये कौन सी हो गई? ओपन. तो ये है सारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. मतलब इकोनॉमी की डिमांड करने वाले कौन है? क्या ये हमने पहली बार पढ़ा है? द आंसर इज नो. ये हमने कहीं और भी पढ़ा है. कोई बता पाएगा कहां? नो वन. दिस इज नथिंग बट योर एक्सपेंडिचर मेथड गधो. व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. This is gross domestic capital formation, and this is your net exports. तो एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि डिमांड करने वाले कौन है? कंजम्पशन करने वाला हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करने वाला प्रोड्यूसर. गवर्नमेंट दोनों करता है, बट सोशल वेलफेयर के लिए बाहर वाले हमसे डिमांड करेंगे, हम बाहर वाले से डिमांड करेंगे. तो नेट जो डिमांड होता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. सर ये सब लोग मिला के हमारी इकोनॉमी की क्या बढ़ाते हैं? डिमांड. राइट? इन सबका कंट्रीब्यूशन है, पर क्या सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है? सबसे मेन कंट्रीब्यूटर कौन है? सबसे मेन कंट्रीब्यूटर कौन है बताइए? हाउस होल्ड. हमारे जीडीपी का 50% हाउस होल्ड है, हमारे जीडीपी का. समझो इसका मतलब क्या है? क्या चाइना अपना सारा जीडीपी हाउस होल्ड से क्रिएट करता है? नहीं. उसका मेन जीडीपी का पर्पस है एक्सपोर्ट. तो अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो चाइना को इंपैक्ट करेगा ज्यादा. क्यों? क्योंकि चाइना में अगर दुनिया में लड़ाई होगी तो एक्सपोर्ट्स चाइना के कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो उनके लिए एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा चंक है उनकी टोटल जीडीपी का. उनकी जीडीपी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? श्रिंक. क्योंकि डिमांड अचानक क्या हो जाएगी? गिर जाएगी.
और हमारी कंट्री को उतना इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज हमारी कंट्री का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? हाउस होल्ड। हमारी कंट्री में हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते, तो अरे चाइना 20 ट्रिलियन करता है, तो 20 ट्रिलियन थोड़ी उनके देश के लोग खाते हैं, बाहर के खाते हैं। हम तो खाली 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, तो हमारा उसका मेजर कंट्रीब्यूशन कौन सा है पता है? हमारे खुद के हाउस होल्ड। तो दुनिया में अगर कुछ होता है तो हमारी जीडीपी उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं झेलती जितना बड़ा कौन झेलेगा? चाइना की जीडीपी भी तो ज्यादा है ना, 20 ट्रिलियन। समझ आया? तो समझ आया कि आपके जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है और वो इंपैक्ट करेगा तो कैसे जीडीपी इंपैक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर आपके देश में बेचोगे तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा दो, क्या हमारी से जीडीपी बहुत बड़ी इंपैक्ट कर देगी? नहीं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस वाले है ही नहीं। हमारे देश का हाउस होल्ड बिजनेस बढ़ना चाहिए, दैट इज कंजम्पशन। समझ आया? तो हमें उतना बड़ा इंपैक्ट करने वाला नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन क्या बताइए? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हाँ वही कह रहा हूँ, whenever you see just give us a good feedback guys। good feedback मतलब the things I can improve, वो कहा मैंने। this is aggregate demand, this is your income, and ये क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? behavior of your AD with different level of income। so we all know that हमारा डिमांड इनकम से इन्फ्लुएंस होता है ना? क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाएगा कि नहीं? डिमांड बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, राइट? ध्यान से सुनो, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर अपना डिमांड बढ़ाएगा कि नहीं? डिमांड बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। सेकंड, कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा तो प्रोड्यूसर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा होगा, टैक्स किसको जाएगा? गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। ये सारे एक चेन इफेक्ट है। इनकम बढ़ने से एक सेक्टर नहीं, तीनों सेक्टर में डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम घटती है तो तीनों सेक्टर एक बार नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हाउस होल्ड डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा, प्लस गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा आएंगे तो ही तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी, राइट? और दुनिया में डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दुनिया में अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ेगा बताइए? कम ऑन, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सो ऑल आर वेरी मच रिलेटेड टू योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनकम। इसीलिए हमारा जो अगला टॉपिक है, व्हाट इज योर बिहेवियर विथ योर डिमांड। इनकम के साथ डिमांड कैसा बिहेव करता है, हम वो सीख रहे हैं। क्या चीज क्लियर हुआ? अब समझो सर, ये वाई का मतलब क्या होता है? अब से ध्यान रखना, वाई का मतलब होता है पूरे इकोनॉमिक्स में, एंड एडी का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। नाउ क्या लिखा है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ध्यान से सुनो, अगर पहला पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है लाइन ऑफ रेफरेंस। सर ये लाइन ऑफ रेफरेंस क्या है? ध्यान से सुनो, अगर इनकम का सारा पैसा खर्चा हो जाता, अज्यूम करो 100 रुपए की इनकम, सारा का सारा पैसा डिमांड करता, 200 रुपए की इनकम, सारा का सारा पैसा डिमांड करता, तो ये लाइन कैसी होती बताइए? लाइन ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी बनती है? हमेशा 45 डिग्री लाइन। ये तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए जो ग्राफ पे होता है कि इफ एक्स एंड वाई एक्सिस इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली देन लाइन कैसे बनती है? अ 45 डिग्री लाइन। दिस इज नोन एज योर लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस इज at this point your income is always equals to your aggregate demand। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं सर, तो ये इकोनॉमी में पॉसिबल है नहीं। तो सर ये क्यों बनाए? क्योंकि ये एक रेफरेंस लाइन है। सर रेफरेंस लाइन का मतलब क्या? कि जब कोई दूसरी लाइन हम बनाएंगे और वो लाइन इस लाइन को क्या करेगा? इंटरसेक्ट, तो हमें पता चलेगा कि उस पॉइंट पे इनकम और डिमांड क्या हो चुके हैं? इक्वल। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज ये मैंने लाइन नहीं बनाया, सपोज मैं ये लाइन नहीं बनाता, सिंपल ग्राफ है, यहाँ पे एडी और यहाँ पे क्या लिखता हूँ? वाई। और सपोज ये ऐसी एक लाइन बनी। अब ये लाइन ऐसी क्यों बनी वो बाद में देखेंगे। ये एडी की एक लाइन बनी। मुझे बताओ ये कौन सी लाइन, ये कौन से पॉइंट पे इनकम पे इक्वल है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि ऐसा कोई हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पर सडनली अगर मैं एक लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन बना दूँ
अब पता चल रहा है इस पॉइंट पे इनकम और एडी क्या हो रहे हैं, इक्वल। क्योंकि ये रेफरेंस लाइन तो यही कहता है कि इस लाइन पे तो हर पॉइंट क्या है, इक्वल। और जहां पे मेरी ये लाइन इंटरसेक्ट करे ये पॉइंट पे हम कह सकते हैं मेरी एडी और वाई क्या हो जाते हैं, इक्वल। so that is a reason this line act as a what, reference line, because इस लाइन पे इनकम और एडी हमेशा क्या होता है बताइए, इक्वल, एंड दिस लाइन इज एक्ट एज अ व्हाट, रेफरेंस लाइन। क्या चीज क्लियर? सेकेंड, when your income, that is your y, is equals to 0, क्या होगा? सर अगर आपके देश में लोगों की इनकम जीरो होती तो क्या डिमांड जीरो होता? क्यों डिमांड जीरो होता? द आंसर इज नो, बिकॉज आप कुछ तो कंज्यूम करोगे फॉर योर सर्वाइवल, राइट? आप कुछ तो कंज्यूम करोगे फॉर योर सर्वाइवल। दैट मीन्स व्हेन द इनकम इज जीरो देयर will be a minimum consumption for what? अरे बोलो, for survival। सर कुछ तो आप कंज्यूम करोगे अपने सर्वाइवल के लिए। इनकम चाहे जीरो तो सर कहां से लाएंगे पैसा? उधार लेंगे, पुरानी सेविंग्स होगी, क्योंकि इनकम वो इस साल की बात कर रहा है। सर कोरोना मार्च में हुआ था, हमारे देश में अकाउंटिंग ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल, 31 मार्च। कोरोना मार्च में आया था, मतलब 1 अप्रैल मेजॉरिटी लोगों की इनकम क्या थी? जीरो, क्योंकि सबके धंधे बंद हो गए थे। तो क्या खाना पीना बंद हो गया? तो कहाँ से लाया? सेविंग से। सेविंग से लाओगे, हाँ या ना? तो ऐसा थोड़ी है कि इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। कुछ तो आप कंज्यूम करोगे फॉर योर सर्वाइवल, या तो पुरानी सेविंग्स होगी या तो उधार लोगे, कुछ तो करोगे, एंड दैट विल बी मिनिमम, मतलब उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना कंजम्पशन आपके लिए क्या है? सर्वाइवल। सपोज 20 मेरे एग्जांपल में हो, तो ये जो 20 का इनकम कंजम्पशन है, इनकम कुछ भी हो, डिमांड कभी भी 20 से नीचे तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इस लाइन को हम कौन सा लाइन बोलते हैं बताइए? देयर विल बी अ मिनिमम कंजम्पशन। सर ये क्लियर हुआ? ओके। अब एक बात बताओ, अज्यूम करो कि शुरुआत में आपकी इनकम बहुत कम होती है। जब आपकी लो लेवल ऑफ इनकम होती है तो आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा होता है या कम होता है? आपकी जब इनकम बहुत कम होती है, जैसे गरीबी में गरीब लोग जो होते हैं उनकी इनकम से ज़्यादा क्या होता है? उनका कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपका जो मिनिमम कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने कंजम्पशन को गिरा। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए महीने का 1,000 रुपये तो चाहिए। कितना रुपये चाहिए? 1,000। क्या चीज़ क्लियर? तो इनिशियली अगर मैं 200 रुपये कमाऊँ, 500 कमाऊँ, 700 कमाऊँ या 900 कमाऊँ, कंजम्पशन से तो मेरी इनकम हमेशा क्या होगी? ज़्यादा। और मैं अपने कंजम्पशन को गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो इतना तो कंजम्पशन में करूंगा ही फॉर माई वॉट, सर्वाइवल पर्पस। कैसे क्लियर हुआ? समझ आया? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कैन आई से इनकम एंड कंजम्पशन हैज विच रिलेशनशिप? पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव रिलेशनशिप? That as income increases, consumption will also increase. Do you agree? ये बात पे कोई है जो नहीं मानता ये बात को? सर इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, पूरा बढ़ेगा नहीं पर बढ़ेगा तो जरूर। इसीलिए जब मैं लाइन बनाता हूं, जब मैं लाइन बनाऊंगा मैं शुरुआत कहां से करूंगा बताइए? 20 और ऊपर की तरफ जाऊंगा। डू यू अग्री? ट्वेंटी से नीचे तो जा ही नहीं सकता और ऊपर की तरफ जाएगा, इतना समझ लो। ये ऊपर की तरफ जाएगा इतना समझ लो। अब ये ऐसी लाइन क्यों बनी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर पॉजिटिव स्लोप होगा, ये समझ आया? क्यों पॉजिटिव स्लोप? बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा डिमांड भी बढ़ेगा।
तो समझ आया? यहाँ तक क्लियर? 3 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा बताइए? लाइन ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस लाइन इसलिए बनाई ताकि जो पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट पे इनकम और एडी क्या होता है? इक्वल। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? जब इनकम जीरो है आप कुछ तो मिनिमम कंजम्पशन करोगे फॉर योर सर्वाइवल। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि सर इनकम और कंजम्पशन का कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव, जिसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यस यस यस। सर कैन आई से at low level of income, at low level of income, your aggregate demand is greater than your income. सर जब आपकी इनकम बहुत कम हो तब आपका डिमांड आपकी इनकम से ज्यादा होता है। ध्यान से देखो ये वाला फेस, ये फेस को ध्यान से देखो। इस पे क्या हो रहा है? इस लाइन पे इधर तुम्हारा एडी तुम्हारे इनकम से ज्यादा है। सर क्यों मैं इनकम डिमांड को कम नहीं कर पा रहा हूं इनकम से? क्यों मैं अपने इनकम को इनकम एडी से इनकम से कम गिरा नहीं पा रहा हूं? क्योंकि बिकॉज ऑफ मिनिमम। सर मेरा मिनिमम कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि इनिशियली मेरा डिमांड हमेशा मेरी इनकम से ज्यादा ही होगा, और इसीलिए इस सिचुएशन में मैं हमेशा मेरी इनकम से कम कमाऊंगा। और मैं रेड साइन मतलब क्या होगा कि मैं डेंजर साइन पे रहूंगा। डेंजर साइन मतलब क्या? इट इज अ साइन ऑफ लॉस, इट इज अ साइन ऑफ डिस सेविंग्स। अरे क्लियर हुआ? तो क्या कहा मैंने? एट लो लेवल ऑफ इनकम एडी विल बी ग्रेटर देन इनकम बिकॉज ऑफ, बताइए क्या कारण? मिनिमम कंजम्पशन। सर समझ आया? कहने से एक ऐसा फेज भी आएगा जैसे जैसे आप इनकम कमाओगे। देखो ऐसे ही होता है ना, लाइफ कैसी होती है? इनिशियली जब आपके पास कुछ पैसे नहीं होते, आपकी कमाई से ज़्यादा आपके क्या होते हैं? खर्चे। और कुछ खर्चे इतने वो होते हैं मिनिमम कि आप उसको कम नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे जैसे आप कमाओगे एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ ब्रेक इवन पे पहुंचोगे। ब्रेक इवन मतलब जितना कमा रहे हो उतना ही आप डिमांड कर रहे हो, मतलब एक बैलेंस सिचुएशन पे आप आ रहे हो। राइट? उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अट पॉइंट at point E, at point E, income is equals to aggregate demand. ये देख लो, at point E इनकम किससे इक्वल है बताइए? क्या? इनिशियली आपका एडी वाई से ज्यादा है। सेकेंड कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट तो लाइन ऑफ रेफरेंस थी, उसके बिना पता कैसे चलता कि ये पॉइंट पे एडी और वाई इक्वल है? पता तभी चला जब वो दोनों इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। राइट? इस पॉइंट पे एडी और वाई क्या हो रहा है बताइए? इक्वल। बट एक लेवल के बाद देखो आखिर में इनकम एडी से क्या हो रहा है? ज्यादा। लेटर at हाई लेवल ऑफ इनकम, जब आप ज्यादा पैसा कमाओगे, जब आप ज्यादा पैसा कमाओगे इनकम विल बी ग्रेटर देन व्हाट? एग्रीगेट डिमांड, दैट इज वाई इज ग्रेटर देन एडी। सर ये देखो ऐसे ही होता है ना लाइफ। एक लेवल पे ब्रेक इवन पहुंचेंगे फिर और कमाएंगे तो हम कुछ पार्ट क्या करने लग जाएंगे? अब सेव करेंगे। ये देखो सेविंग, ये फेज है जहाँ खुशहाली है, जहाँ सेविंग्स है, जहाँ सब कुछ है।
ये वाला कौन सा फेज है? अच्छा वाला फेज है। तो तुम ध्यान से देखो, पहला इनकम डिमांड से कम था, फिर इनकम डिमांड से इक्वल हुआ, फिर आखिर में हम लोग क्या करने लग जाते हैं? सेविंग। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि इनकम आखिर में एडी से ज़्यादा हो जाता है एट हाई लेवल ऑफ इनकम? क्योंकि हम सारी इनकम खर्चे में नहीं डालते, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट हम क्या करने लग जाते हैं? सेव। क्योंकि जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है, सर आप महीने का 1,000 कमा रहे हो और आपकी ज़रूरत 2,000 की है, तो आप नुकसान में हो। फिर 1,500 कमा रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट 2,000 है, नुकसान में हो। फिर 2,000 कमाओगे तो इक्वल में हो। फिर 3,000 कमाओगे, 4,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, सब थोड़ी खर्चा करोगे। ये कुछ पार्ट आप क्या करोगे? सेव। एंड दैट इज द रीजन आखिर में आप किस पे आ जाओगे? बताइए, पॉजिटिव। सर ये समझ आया? राइट तो क्या लिखा लास्ट पॉइंट? इनकम विल बी, इनकम विल बी व्हाट? ग्रेटर देन एडी, बिकॉज, क्यों? क्योंकि अ पार्ट ऑफ इनकम विल बी गो टुवर्ड्स व्हाट? बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम goes towards savings। गाइस क्लियर हुआ? ये है पूरा का पूरा बिहेवियर ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड, जिसके अंदर टोटल 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है बताइए? लाइन ऑफ रेफरेंस। दूसरा पॉइंट क्या है बताइए? व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू जीरो। तीसरा, इनकम और कंजम्पशन, एडी का कैसा रिलेशनशिप है? ओके यहाँ पे एक लाइन होगी, इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड हैज व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप। फिर एट लो लेवल ऑफ इनकम कौन ज्यादा होता है? इनकम इज ग्रेटर दैन एडी। फिर आखिर में इनकम एडी से क्या हो जाता है? इक्वल। एंड एट हाई लेवल ऑफ इनकम, इनकम विल बी ग्रेटर दैन एडी, बिकॉज इनकम का कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है? सेविंग्स में। क्या? हाँ सॉरी, फोर्थ में एडी विल बी ग्रेटर दैन इनकम। समझ आ गया? क्या ये पूरा क्लियर हुआ बिहेवियर ऑफ एडी? इज दैट क्लियर? आज यहीं तक।